गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो यार आज की जो वीडियो है उसमें हम रिवीजन से रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि रिवीजन किस तरह से करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या उसके लिए मैथडोलॉजी होनी चाहिए, किस टाइम करना चाहिए। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई और नीट एग्ज़ाम की तो ये वीडियो है आपके लिए और देखते रहिए एंड तक, क्योंकि मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए बहुत काम में आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें उसके पहले हमेशा की तरह वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो लेट्स स्टार्ट। मैं अगर बात करूं रिवीजन की तो उसके पहले मैं बात करूंगा प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ की। तो ये जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है इसको मैं 3 कैटेगरी में बांटता हूँ। 3 कैटेगरी कौन कौन सी? फर्स्ट कैटेगरी में मैं डालता हूँ कि प्री प्लस न्यूमेरिकल, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी में जो कि हर एक बच्चा जो नीट की या जेई की प्रिपरेशन कर रहा है वो सब करते होंगे, थ्योरी भी पढ़ते होंगे और न्यूमेरिकल भी करते होंगे। सेकंड कैटेगरी में मैं आता हूँ। सेकंड कैटेगरी यानी कि जिसमें हम मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट को लगाते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। ये भी हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा करता होगा। तीसरी और जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है रिवीजन। रिवीजन वाली जो कैटेगरी है वो पता हर एक बच्चे को होती है। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उससे आप बात कर लीजिए, उसको ज़रूर पता होगा कि रिवीजन क्यों करना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है। सब ज्ञानी है, सबको पता है कि रिवीजन की इम्पोर्टेंस क्या है। पर होता क्या है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि हम इनिशियली क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं थ्योरी को, हम पढ़ लेते हैं थ्योरी को, हम सॉल्व कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स को, उसके बाद हम लगा लेंगे प्रैक्टिस टेस्ट, उसके बाद लगा लेंगे हम मॉक टेस्ट और रिवीजन हम कर लेंगे जब एग्ज़ाम के हमारे 10 दिन बचेंगे या एग्ज़ाम के हमारे 1 महीने पहले हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आप ये कर रहे हैं। तो जो थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, कैटेगरी है जो रिवीजन है, उसके बारे में मैं अब आपसे बात करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करें कि रिवीजन सबसे पहले हमें क्यों करना चाहिए। तो देखो यार, जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करते हो तो होता क्या है कि लेट सपोज़ कि मैं आज से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज से मैं मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो आज मेरे को मेरी कोचिंग में या मैंने खुद से पहला चैप्टर पढ़ा या अगले 4 दिन तक मेरा पहला चैप्टर चला है और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस किए हैं, इससे रिलेटेड मैंने थ्योरी की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, वो बहुत आराम से मेरे हो गए, मुझे समझ में भी आ गए और मेरे चीज़ें याद भी हो गई। ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए साहब, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमारे हो गए, थ्योरी क्लियर हो गई, है ना, क्वेश्चंस हो गए, यहाँ तक भी चीज़ें हमें याद हो गई। पर अब जैसे जैसे ये धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ रही है मतलब कि भाई कोचिंग वाला है या आप खुद भी हो तो सिलेबस को तो आगे बढ़ाओगे ना। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा पहले चैप्टर को पढ़ के लेके बैठे रहोगे, सिलेबस तो आगे बढ़ेगा, है ना। चाहे आप हो चाहे आपकी कोचिंग हो, सिलेबस को तो आगे बढ़ना है। तो वो जब सिलेबस आगे बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो पीछे वाली चीज़ें हैं वो दिमाग के एक कोने में जाके बैठ जाएंगी। भूलेगा नहीं दिमाग, उनके एक कोने में जाके बैठ जाएगी, यानी कि दिमाग उनको दबाता हुआ चला जाएगा। दबाता हुआ चला जाएगा तो आप उसको सिंपल भाषा में कह सकते हो कि आप उसको भूलना चालू कर दोगे। भूलना चालू कर दोगे तो उससे होगा क्या कि कई चैप्टर्स जैसे कि आप आगे बढ़ोगे तो कई चैप्टर्स होते हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात कर लूं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करूं मैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में कई न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड होते हैं, है ना। और थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा था 11th क्लास में और अब आप ये पढ़ रहे हो 12th क्लास में, या फिर थर्मोडायनेमिक्स आप जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अलग सेक्शन में पढ़ रहे हो और अलग टाइमिंग में पढ़ रहे हो, और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो एक अलग सेक्शन के साथ चल रहा है। ठीक है, अब होगा क्या, मान लो आपको थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट्स याद नहीं है या फार्मूलाज याद नहीं है, तो आपको क्या होगा, जब आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हैं तो वहाँ आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो रिवीजन अगर मेरा हुआ होता तो मेरे को क्या होता, वो चीज़ें याद होती तो जैसे ही मेरे को वो क्वेश्चन स्ट्राइक करता, जैसे ही मेरे को वो क्वेश्चन हिट करता जिसमें थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, मैं झट से उसको चुटकियों में उस क्वेश्चन को क्या कर देता, सॉल्व कर देता। तो रिवीजन क्यों करना चाहिए? सबसे पहले चीज़ तो उससे क्या है कि हमारे जो चैप्टर्स हैं जो इंटरलिंक्ड हैं उनसे हमें चैप्टर इंटरलिंक्ड करने में आसानी हो जाती है।
फॉर्मूलाज हमें याद रहते हैं, फिर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है कि यार मैं एग्ज़ाम को फोड़ दूंगा, मैं एग्ज़ाम को निकाल दूंगा। सेल्फ मोटिवेशन बना रहता है ना, और सेल्फ बिलीव बना रहता है कि यार मैं ये एग्ज़ाम क्रैक करने वाला हूँ, ठीक है, या मेरा इतना स्कोर तो डेफिनेटली आने वाला है। तो ये तो बात हो गई कि हमें रिवीजन क्यों करना चाहिए। अब जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो इतनी देर से कि रिवीजन की स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए, चलिए उस बारे में बात करते हैं। तो देखो यार, सब अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजीज़ होती है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। मैं यहाँ जो आपको स्ट्रेटजीज़ बताने वाला हूँ ये मेरी अपनी कुछ टेक्निक हैं जिनको मैं अक्सर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको बताता हूँ और उनको बेनिफिट भी इस चीज़ का मिलता है। तो यार, तो पहली जो सबसे टिप है, सबसे फर्स्ट जो टिप है, मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप रिवीजन जब करें, जब भी आप रिवीजन करें तो आपको क्या करना है कि मान लो आपने ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर ये पढ़ा तो आपने क्या करना है कि अब वो पढ़ लिया है और आपने उसको बंद कर देना है कॉपी को, और आपको एक ब्लैंक पेपर के ऊपर उस चैप्टर या उस जो भी 2-3 पन्ने आपने पढ़े हैं उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, इसके फॉर्मूले जितने भी आए वो उसमें लिखने हैं, या जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई आपको लिखनी है, या जो भी चीज़ें आपको याद थी उसमें वो लिखते जाना है। तो लिखने से क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, आप एक ब्लैंक पेपर पर चीज़ें उतार रहे हो, और जो चीज़ें आपके दिमाग में हैं, दिमाग में बसी हुई हैं, उनको आप उतार रहे हो। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चीज़ें बैठनी चालू हो जाएंगी, यानी कि आपको चीज़ें याद होनी चालू हो जाएंगी। और ये प्रूवन एंड टेस्टेड टेक्निक है, और इस टेक्निक से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, यानी कि लोगों को चीज़ें याद हो जाती हैं, बहुत अच्छे से उनकी रिवाइज हो जाती हैं। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और कितना लिखें, है ना। तो दूसरी इसके लिए एक टेक्निक हो सकती है कि अगर आप लिखने में आपको आलस आता है, बहुत लेथार्जी होते हैं हम, बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं हम लोग, है ना। तो यदि हमें लिखने में प्रॉब्लम आती है या हम लिखना नहीं चाहते, तो उसका दूसरा एक ऑल्टरनेट ये हो सकता है कि आप चीज़ों को विजुअलाइज यानी कि मेमोरी मैप बनाना सीखो। मेमोरी मैप यानी कि मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने चैप्टर पढ़ा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है, यानी कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, केसीएल कब अप्लाई होता है, केवीएल कब अप्लाई होता है, केसीएल में ये लॉ लगते हैं, केसीएल में ये कॉन्सेप्ट लगता है, केवीएल में ये कॉन्सेप्ट लगता है। अच्छा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, पावर थ्योरम क्या होती है ना। बैटरी सीरीज़ में है, सेम पोलैरिटी के, तो ये होगा। तो इस तरह से अपने दिमाग में एक अपनी ही थ्योरी चलाना स्टार्ट करो। अपनी ही थ्योरी से मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लॉ बना देना है, नहीं, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं उनको अपने तरीके से दिमाग में सेट करना चालू करो। तो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक हो सकती है यदि आप लिखना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये तो हुआ कि किस तरह से करें, या तो लिख के करें या विजुअलाइज, उन चीज़ों को मेमोराइज करने की कोशिश करें, माइंड मैप बनाने की कोशिश करें। कब करें से मेरा मतलब है सुबह के टाइम पे करें या शाम को जब हम सो रहे हैं उससे पहले करें। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि रिवीजन कब करें। तो देखो यार, रिवीजन मैं ये कहूँगा कि जब भी आपका प्राइम टाइम हो ना, प्राइम टाइम से मतलब वो टाइम जिसमें आप सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहते हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उस पढ़ाई के टाइम पे आप रिवीजन ना करें। क्यों ऐसा होगा, मान लो कि आप शाम को 6 से 10 पढ़ते हैं या 7 से 10 पढ़ते हैं, तो 7 से 10 में आपने चीज़ें रिवाइज़ की तो आपका एक तो मन वैसे ही पढ़ने में बहुत कम लगता है यार, है ना, ट्रुथ तो ये है। तो और उसमें भी आपने रिवीजन कर दिया तो अपने टाइम को आपने किल कर दिया। तो आपको रिवीजन उस टाइम में करना है जो आपका स्पेयर टाइम पड़ा हो, है ना। क्यों, जैसे कि मैं 7 से 10 पढ़ रहा हूँ, तो 7 से 9:30 तक मैं पढ़ा, या 7 से और 9 बजे तक मैं पढ़ा, और 1 घंटे मैंने लास्ट के क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। ऐसा नहीं करना है कि आपको 7 से 10 में आपको 7 से 8 रिवीजन करना है या 8 से 9 रिवीजन करना है, वो नहीं करना है। कहने का मतलब आपको अपने प्राइम टाइम में रिवीजन नहीं करना है, आपका जो भी स्पेयर टाइम हो, यानी कि आप आधी रात को भी पढ़ रहे हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पूरी रात पढ़ते हैं, तो सोने से पहले अगर वो सुबह सो रहे हैं तो उनके सोने से पहले अगर वो चीज़ों को रिवाइज़ करके सोएंगे तो होगा क्या कि वो चीज़ें दिमाग में बैठेंगी तो वो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। फिर बात आती है कि रिवीजन जो हम करें उसका शेड्यूल क्या होना चाहिए। देखो यार, अगर मैं एक तो प्लानिंग मेरी होनी जो चाहिए वो लॉन्ग प्लानिंग होनी चाहिए, यानी कि अगर मैं ज़्यादा लंबी भी बात ना करूं तो कम से कम 1 महीने की तो मेरे को प्लानिंग करके रखनी चाहिए रिवीजन की, कि मैं ऐसे ऐसे रिवीजन करने वाला हूं। और उस 1 महीने को भी आप वीक्स में तोड़ दो,
वीक्स में, यानी कि एक वीक के लिए आप सबसे पहले स्टार्ट करो। और उस वीक में अगर 6 दिन हैं, 7 दिन हैं, तो संडे तो आप हटा दो, 6 दिन हैं, तो 6 दिन में यार आप 4 दिन तो रिवाइज़ करो और 2 दिन छोड़ दो। आप 6 के 6 दिन रिवाइज़ मत करो, क्योंकि जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको ऐसा कोई ना कोई ऐसा टॉपिक मिलने वाला है या मिलेगा जहाँ पर आपको ये लगेगा कि यार ये रिवीजन नहीं मांग रहा है ये टॉपिक, इसको तो पूरा ही दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये कब होगा? जब आप रिवीजन करोगे। ये पता चीज़ें जब आपको जब लगेंगी कि यार ये टॉपिक मेरे वीक हैं और ये टॉपिक में इस पर्टिकुलर चैप्टर के इस टॉपिक में वीक हूँ और इसको मेरे को दोबारा पढ़ना है। तो अगर आप 6 के 6 दिन रिवीजन करोगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ गई थी उसको आप दोबारा से पढ़ो, है ना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़नी है। तो मेरा ये कहना है कि आप 6 के 6 दिन रिवीजन ना करें, आप 4 दिन रिवीजन करो और 2 दिन स्पेयर के लिए छोड़ दो, जिसमें कि आप वो टॉपिक्स करो जिसमें आपको प्रॉब्लम आई करने में, जिसको समझने में आपको दिक्कत आई। गोले वाले क्वेश्चन यानी कि जब आपने रिवीजन के टाइम में वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे या क्वेश्चनों को देख रहे थे, तो आपको कोई क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे जो क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, तो उनको आपको गोला लगाना है। और वो जो गोले वाले क्वेश्चन है या तो उसी टाइम मार दो उनको, और या 2 दिन आपने जो स्पेयरली छोड़े हैं उनमें उनको सॉल्व करो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो। एंड आई एम श्योर कि ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया कि स्ट्रेटजी एक तो आपको किस पे लिखना है, या तो आपको ब्लैंक पेपर के ऊपर लिखना है या फिर आपको माइंड मैप में बनाना है। टाइमिंग क्या होनी चाहिए, या तो आपका जो भी प्राइम टाइम हो वो ना हो, सोने से पहले करो, या फिर जब भी आपका जो स्पेयर टाइम हो, जो मतलब लग रहा हो कि ये फालतू टाइम है, तो उसमें आप रिवीजन के लिए 1 घंटा बना लो। रेगुलरिटी ज़रूर रखनी है ना। ऐसा नहीं है कि आज आपने वीडियो देख लिया, मेरा देख लिया, चाहे किसी और का भी देख लिया, एक दिन के लिए तो आप मोटिवेट हो गए कि हाँ यार आज तो मैं रिवीजन करूँगा, आज से स्टार्ट करना है। 2 दिन तक किया और उसके बाद बैटरी लो, उसके बाद मामला ख़त्म। तो ऐसा नहीं करना है। अगर इस चीज़ को रेगुलरिटी में लाओगे तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो ही आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो रेगुलरिटी आपको ज़रूर रखनी है। तीसरा जो मैंने बताया कि आपको वीक प्लान्स बनाने हैं, आपको गोल सेट करने हैं कि इस मंथ में मेरे को इन चीज़ों का रिवीजन करना है, इस वीक में मेरे को इन चीज़ों का रिवीजन करना है। और वीक में आपको 6 के 6 दिन रिवीजन नहीं करना है, 4 दिन रिवीजन करना है और 2 दिन आपको स्पेयर के लिए छोड़ने हैं, जिसमें कि आप वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जिनको आपको समझने में दिक्कत आई, और वो क्वेश्चंस करेंगे जिनको करने में आपको वापस से डिफ़िकल्टी आई। पहले तो आई थी, वापस उस क्वेश्चन को करने में डिफ़िकल्टी आई। तो ये थी कुछ रिवीजन से रिलेटेड टिप्स, रिवीजन से रिलेटेड स्ट्रेटजीज़। एंड आई एम श्योर यदि आप इन रिवीजन से रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ को, टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगी है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए निंजा प्रेप फिजिक्स। थैंक यू।